नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले भी हमको डिस्कस करनी है बहुत सारी चीजें, जैसे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अभिक्रियाओं के बारे में, क्या होने वाली है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी बड़ी शानदार सी क्लास एक छोटे से टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसी अवस्था में परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता हो, ना कि उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो और ना ही उसके संघटन में परिवर्तन हो। सर ये कुछ चीजें समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोबारा से समझते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। जैसे इसमें पानी है, इस पानी को मैं गर्म करने लगूं। जब मैं गर्म करूंगा तो अभी भी पानी था, और गर्म करने के बाद जब उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा तो वो भी पानी ही रहेगा, जल ही रहेगा। और मान के चलो अगर वो वेपर यानी कि वाष्प बन जाए, भाप बन जाए, वो तब भी जल ही रहने वाला है कि नहीं है। बस फर्क है साहब, वो जल की गैसीय अवस्था है और पहले वो जल की द्रव अवस्था थी, सिर्फ अवस्था बदली है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में जहां पर किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ की सिर्फ अवस्था बदले या ताप बदले, यानी कि उसका रंग रूप बदल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए। उस अवस्था में द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए। दूसरी चीज, उसका मूलभूत जो संरचना है, जैसे कि हम जल को लिखते हैं H2O। क्या लिखते हैं बेटा? H2O जल को लिखते हैं। अब चाहे ये द्रव अवस्था में हो, चाहे ये बर्फ हो, चाहे ये गैस अवस्था में हो, लिखा तो H2O ही जाएगा। तो यानी कि ये जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन का मतलब है किन किन अणुओं से मिलकर के वो बना है, वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण जैसे कि वैद्युत चालकता, घनत्व इत्यादि तो परिवर्तित तो होते हैं, ये तो परिवर्तित होंगे, लेकिन रासायनिक संगठन जैसे कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है वो नहीं बदलेगा। ठीक है। हाँ, एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसके द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इस बोतल में 10 ग्राम जल को लेकर के गर्म करता हूं, तो बेटा गर्म करने के बाद भी इसका जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम ही होना चाहिए, ना कम होगा और ना ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक अंडरलाइन कर देता हूं। उसके बाद में क्या कह रहा है? और न ही कोई नया पदार्थ बनता है, यही भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कोई नया पदार्थ भी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि जी हमने गर्म तो कर रहे थे जी पानी जल, और गर्म करते करते बन गया जी सोना। अब कितने मजे हो जाते। फिर राहुल गांधी को हम याद नहीं करते, क्योंकि राहुल गांधी ने नई मशीन का जो आविष्कार करा वो हमारे काम की आ जाती। फिर इस साइड से आलू और उस साइड से सोना, मजा ही मजा हो जाता है कि नहीं। अच्छा, यहां पे करना क्या है, एक बात दोबारा से समझे, मैंने अंडरलाइन क्यों करी है ये चीज। साहब इसको अंडरलाइन करने का एकमात्र मेरे पास में कह सकता हूं कि तरीका या उपाय है कि इसको मैं कहूंगा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, जिसमें यह बताया जाता है कि द्रव्य, द्रव्य का मतलब कोई भी वस्तु का जो मूलभूत संरचना या मूलभूत उसकी जो चीज होती है, इकाई होती है, उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। और यहां पे हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण की, यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया भौतिक परिवर्तन में कौन से संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है, तब आप बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण। किसका नाम देंगे? द्रव्यमान संरक्षण। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे साहब? जैसे कि मैंने पानी से बर्फ का जमना हो सकता है, बिल्कुल टेम्परेचर होगा ना चेंज, और कुछ तो रंग रूप आकार ही तो चेंज हो रहे हैं भाई। पहले भी H2O था, अब भी H2O रहेगा। द्रव्यमान पहले जितना था अब भी उतना ही द्रव्यमान रहने वाला है। ठीक है, आगे की बात करें, किसी बर्फ को मैं गला करके पानी बना दूं
तो भी उतना ही बात रहने वाली, भौतिक परिवर्तन है। पानी से मैं भाप बना दूं यानी कि जल से वाष्प बना दूं तब भी वो उतना ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। अभी इसी तरीके से मैं उसका ऊर्ध्वपातन कर दूं, सब्लिमेशन कर दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिमीकरण कर रहे हैं, ये सारी चीजें वही लिखी हुई है बेटा। यानी कि इसके कुछ एग्जांपल्स यहां देखेंगे। मेल्टिंग आइस, बिल्कुल। बॉइलिंग वाटर का मतलब है पानी को उबलता हुआ, यानी कि उबलता हुआ पानी भी भौतिक अवस्था का परिवर्तन है, या भौतिक परिवर्तन आप कह सकते हो। किसी कांच के गिलास का टूटना, बेटा जब कांच का गिलास, अब जैसे एक कांच का गिलास है, इस कांच के गिलास को मैं छोड़ दूं, छोड़ूंगा नहीं, नुकसान हो जाएगा, मम्मी मारेंगी तो छोड़ दूं तो टूट जाएगा, टूटेगा तो इसका रंग रूप आकार में कौन सा चीज बदलेगी? सिर्फ आकार बदल जाएगा। आकार बदलने से भौतिक अवस्था में परिवर्तन है और किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होना। कांच का जो रासायनिक सूत्र है वो उतना ही रहने वाले, टूटने के बाद सारे टुकड़ों का द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना इसका पहले था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे की बात करते हैं। चॉपिंग वुड यानी कि लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और फोल्डिंग पेपर, कागज को मोड़ना, या फिर आप बात करो कि अंडे को तोड़ना, इनका भी भौतिक परिवर्तन होता है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं साहब, अगर ऐसा कोई परिवर्तन हो जिसमें कि रंग रूप आकार के साथ साथ रासायनिक संगठन यानी कि उनके रासायनिक जो सूत्र हैं वो भी बदल जाए, द्रव्यमान भी बदल जाए, तो उसमें आप कौन सा परिवर्तन लगाओगे बेटा? उसमें नाम होगा रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम देंगे बेटा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि अब एक बार पढ़ लेते हैं कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन यहां पे एवं आना चाहिए, एवं द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कैसे नए पदार्थ बनाएंगे उसकी बात कर लेते हैं कि साहब जब हम किसी लकड़ी को, किसी कागज को, किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर हम जलाते हैं तो जलाने के बाद में एक राख बचती है। जलाने से पहले कुछ और वस्तु थी, जलाने के बाद में एक नई वस्तु का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अच्छा मान के चलो मैं 10 किलो लकड़ी लेकर आया, जब मैं 10 किलो लकड़ी लेकर आऊंगा तो लकड़ी जलाने के बाद में क्या उसकी राख वास्तव में 10 किलो ही रहने वाली? नहीं रहेगी, द्रव्यमान कम हो गया। रासायनिक संगठन यानी कि उसका जो सूत्र था, मान के चलो भैया लकड़ी सेलुलोज की बनी है, तो वो राख में सेलुलोज तो बचा नहीं होगा, है ना, वो तो डिस्ट्रॉय बचा, खत्म हो गया होगा, डिस्ट्रॉय हो गया होगा, विनाश हो गया होगा। अब बचा क्या है? अब सिर्फ कार्बन बचा है साहब, कार्बन और कुछ इसको क्या बोलते हैं, अपशिष्ट, है ना, ये बचा हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि जहां पे रासायनिक संगठन बदल गया हो, द्रव्यमान कम हो गया हो, क्योंकि ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना, हो सकता है, हो सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, बताएंगे कब होगा, है ना। यहां तक यानी कि इन चीजों में बदलाव होगा तो आप बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मैं बात करूं साहब दूध से दही का जमना, बेटा जब दूध से दही जमती है तो देखो उसकी अवस्था तो परिवर्तित होती ही है, भौतिक अवस्था तो परिवर्तित होगी होगी, जो कि पहले द्रव थी अब वो थोड़ा सा सॉलिड बनेगी। ठीक, उसके बाद में अब केमिस्ट्री में यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या डिस्कस करेंगे साहब? दूध था, उसका कुछ अलग फॉर्मूला था, अब उसमें हमने कुछ लैक्टोबैसिलस नाम से कुछ उसमें बैक्टीरिया टाइप का डाला, जब बैक्टीरिया डाला, बैक्टीरिया ने कुछ और फॉर्मेशन करना स्टार्ट करा, द्रव्यमान भी बदलेगा और उसका रासायनिक संगठन भी बदल जाएगा। फिर उसी चीज को बिलोकर के छाछ बनाते हैं, वहां कुछ भी और बनता है ना, वहां मलाई अलग हो जाती है, वहां पे छाछ अलग बच जाती है, ये सारी चीजें। अब जैसे कि मैंने दहन का मैंने बता दिया, फायर लगाना यानी कि आग लकड़ी को जलाते हैं तो एक अलग कंपोनेंट बनता है। जंग लगना कि भाई कोई भी लोहा है, एफी है, ठीक है, उसमें हमने पानी वगैरह डाला, मॉइस्चर कराया, नमी डाली, नमी डालने से लोहे में जंग लगेगा, जंग लगने के बाद में वो बताएगा कि इसी मेरे ऊपर फेरस ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, और वो लेयर अलग से कंपोनेंट बना करके तैयार करेगी, किसका घटक बना के तैयार करेगी? जंग का, रस्टिंग का कहते हैं जिसको, है ना जी। आगे की चीजें, भोजन का पचना, यहां भी साहब केमिकल, सारा कुछ केमिकल का है, कंडीशन पूरी की पूरी, कि उसमें उसका मास, द्रव्यमान सब कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? बचपन में जब मैं पहले कभी सोचता था तो मैं ये सोचता था कि जितना मैं खाता हूं, मान के चलो भाई मैं एक दिन में 5 किलो खा रहा हूं तो मेरा वजन 5 किलो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन सुबह को चढ़े वेइंग स्केल पे, मान के चलो जी 72 है,
5 किलो का खाना खा लिया, टोटल होना चाहिए था 77। लेकिन जब शाम को फ्रेश वगैरह होने के बाद में जब शाम को हम वापस से तोले तो वजन में ज्यादा फर्क नहीं आया, 400-500 ग्राम बढ़ गया थोड़ा बहुत। अब सवाल ये है, सब खाया, 5 किलो गया कहां? अब 5 किलो तो निकला नहीं था वेस्टेज में। जब वेस्ट हम करने बैठे 5 किलो तो निकला नहीं होगा ना, तो कहां हुआ साहब? जो पेट के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुई हैं उन्होंने द्रव्यमान कम कर दिया, क्योंकि उसने द्रव्यमान में से एनर्जी को पेट में सेव कर लिया एनर्जी की फॉर्म में, बाकी वेस्ट निकाल दिया। वेस्ट का मास कम होता ही है, द्रव्यमान कम होता ही है उसका, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जंग लगना, लकड़ी जलना, ये रासायनिक परिवर्तन की बात है। मेटाबॉलिज्म जो कि पेट में होता है, जो भी मैंने बताई है। और किसी अंडे को कुक करना यानी कि उसको पकाना, ठीक है। सो उसको केक बनाने का काम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि कोई दो रोड, इलेक्ट्रोड कहते हैं जिसको, दो इलेक्ट्रोड अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यानी कि वैद्युत अपघट्य के अंदर अगर मैं डालता हूं तो उनमें कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे कि जो कैटाइन और एनाइन उन पर आकर के चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका केमिकल जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, वो भी बदल जाता है। और दूसरी चीज उनका द्रव्यमान भी बढ़ या घट जाता है। ज्यादातर केसेस में बढ़ता ही है, घटता तो बहुत कम ही है। रोटिंग बनाना यानी कि सड़ा हुआ केला, जो सड़ा हुआ हिस्सा रहेगा केले का, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है और उसका जो है कुछ बैक्टीरिया जाकर के उसके द्रव्यमान को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, इन दोनों का जो मिक्सचर हम करते हैं तो वो एक फॉर्म की फॉर्म में निकलता है, जिसका द्रव्यमान कम हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब, फायरवर्क्स का मतलब है कि आप यहाँ पे पटाखे वगैरह की बात करेंगे, ठीक है, कि जैसे कोई भी पटाखा छोड़ा तो उसमें क्या रिएक्शन, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीजें हैं। केमिकल बैटरी, वही सारा सीन जो उसका था इसका ये, ठीक है। आगे की नेक्स्ट बात करें कि हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, सब अभिकारक और उत्पाद के बारे में बात करने वाले हैं। अभिकारक किसको कहेंगे, उत्पाद किसको कहेंगे? अभिकारक, मैं आपको बताऊं, अभिकारक वो यौगिक होते हैं, वो यौगिक होते हैं जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। मेरी बात समझो, मैं हूं और मेरे साथ में कोई एक और मेरा हमसफर है, हम दोनों मिलकर के किसी एक अभिक्रिया में हैं, ठीक है। हम दोनों मिलकर के कोई, मैं एक अलग केमिकल हूं, मैं मानकर चलो कि मैं H2 हूं, हाइड्रोजन हूं, कोई दूसरा मेरा हमसफर वो ऑक्सीजन है। हम दोनों मिलकर के एक नया उत्पाद बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे H2O, यानी कि मेरे जैसे दो मॉलिक्यूल, दो अणु और उसके जैसा एक अणु मिलकर के एक जल का अणु बनाएंगे। ये हो गया। अब जो भागीदारी कर रहे हैं आपस में, हम दोनों जो भागीदारी कर रहे हैं, वो तो हो गया आपके क्या, अभिकारक। अभिकारक बोले तो कि किसी भी समीकरण में हिस्सा लेने वाले एक, दो या दो से ज्यादा जो यौगिक है वो अभिकारक है, अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले। और हिस्सा लेने के बाद में जो रिजल्ट निकलेगा, परिणाम स्वरूप जो यौगिक बना, उसको कहा जाएगा उत्पाद। वो हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, ठीक है। यौगिक के आधार पे हम उसको निर्धारित करेंगे। अब जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं H2 की, तो देखो ये है H2, यहाँ पे ऑक्सीजन का यानी कि O2 का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों ने मिलकर के क्या बनाए, दो मॉलिक्यूल यानी कि दो अणु बनाए जल के, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये तो हो जाएगा अभिकारक, इसको आप नाम देंगे अभिकारक, और दूसरे को नाम देंगे उत्पाद, क्योंकि रिजल्ट में ये निकल करके आया है। जो रिजल्ट में निकल करके आएगा आप उसको नाम देंगे उत्पाद, ठीक। आगे की मैं बात करूं तो रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। देखो यहां पे जो कहानी लिखी हुई है वो कहानी आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको बस वर्बली समझा देता हूं। सबसे पहले किसी भी समीकरण को लिखने के लिए आपको यह समझ होनी जरूरी है कि केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स, या सारे एलिमेंट्स तो आप याद नहीं कर पाओगे अभी 10th क्लास में हो, तो कुछ एलिमेंट्स को किस किस चीज से रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि साहब हाइड्रोजन है तो बेटा हाइड्रोजन को H2 से लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O2 से लिखेंगे, गैस है ना, द्विपरमाणविक गैस होती है, ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा, रखना पड़ेगा थोड़ा सा ना। हाँ, अब आगे की बात, कुछ चीजें कि जी इनको हमेशा अणु के रूप में लिखा जाएगा। किसके रूप में लिखा जाएगा,
अणुओं के रूप में लिखा जाएगा। अभी जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखना है H2O, ये जल है। क्या चीज है? जल। तो ये जल का एक अकेला अणु है। अगर मैं कहूं कि बेटा दो अणु लेने हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल लेकर चलने हैं, तो बेटा बाहर की साइड में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? बिल्कुल जरूरी है। आप ऐसा भी लिख सकते हो 2H2O। इसका मतलब इतना है, ये मत समझना कि जी H के नीचे 2 और साइड में भी 2 तो ये H का 4 हो गया ना। इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई H के मॉलिक्यूल में भी है और O के मॉलिक्यूल में भी। कहने का मतलब ये है, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का बेटा 2 मॉलिक्यूल, यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी। दोबारा से समझ लेना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 4H2SO4, मैंने ऐसे लिखना है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब इतना है, हाइड्रोजन के 4 दूनी, देखो इस 4 की मल्टीप्लाई सभी में होनी है, सभी में 4 दूनी 8, यानी कि हाइड्रोजन के 8 अणु हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु? 8। ठीक। एस का सल्फर, सल्फर के टोटल 4 अणु आएंगे। ऑक्सीजन 4 और 4, 4 चौक 16, यानी कि जी ऑक्सीजन के टोटल जो अणु हैं, परमाणु कह लो, वो कितने हैं? 16 हैं। बात आई समझ में? क्लियर है कि नहीं? बस इतनी सी बात आपको समझनी जरूरी है कि जो बाहर की तरफ नंबर लिखा जाएगा उसकी सारे में मल्टीप्लाई होनी है। कोई दिक्कत? अभी आगे की बात करते हैं। सब अभिकारकों को कैसे लिखा जाएगा और इनको कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि अभी मानकर चलो मैं बात करता हूं Mg और HCl की, Mg और HCl की, मुझे अगर इन दोनों को मिलाकर के कोई भी इक्वेशन बनानी, कोई भी समीकरण बनानी है, तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा MgCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी, ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये लिखना कैसे थी, समीकरण कैसे लिखनी है? आपको एक काम करना है साहब, ये मैग्नीशियम है, ये अभिकारक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी एक अभिकारक है। इन दोनों अभिकारकों को मिलाकर के उत्पाद बना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे तो उनको प्लस लगा करके लिखा जाएगा। 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे तो उनको भी प्लस लगा करके लिखा जाएगा। लेकिन अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग दिखाने के लिए एक तीर का निशान बनाया जाता है, और इसका मतलब इतना होगा कि साहब इन दोनों का रिजल्ट ये है, यानी कि इंडिकेट करता है कि फाइनल रिजल्ट क्या है, ये फाइनल रिजल्ट है। समझ में आई बात? इस तीर का मतलब इतना है कि साहब यहां जो भी कुछ झगड़ा हो रहा है ना, उसका टोटल रिजल्ट ये है, ये वाला, इधर वाला, ये वाला। ठीक है, बात समझे? चले आगे, आगे की बात। सब जैसे कि मैं बात करूं H2 और O2, अब इन दोनों, ये दोनों क्या है? अभिकारक, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। इन दोनों ने मिलकर के एक रिजल्ट बनाया जिसको ये इंडिकेट करे, वो वाला रिजल्ट, वो वाला, जस्ट वो वाला। क्या रिजल्ट निकल के आया? H2O। बैलेंस करेंगे तो भैया यहां बना दो और यहां बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। काहे परेशान हो रहे हो, है ना? इस तरीके से हम कर लेंगे। लेकिन अभी आपने एक चीज नोटिस करी हो कि साहब यहां पे मैंने 2 अपनी मर्जी से लगा दिया, यहां पे मैंने 2 बाद में लगाया, यहां पे आपने 2 बाद में लगाया। हम तो ऐसे कि खेल ही ना रहे, हमें पता ही ना चलिए आप कब कब क्या क्या कर रहे हो। समीकरण लिखने का तरीका आपने बता दिया, हमें समझ में आ गया, लेकिन ये 2 की मल्टीप्लाई क्यों करी? तो इस तरीके को समझेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में, अभी आज की ही क्लास में। वो क्या है देखेंगे कि साहब जब भी कभी हम समीकरण लिखते हैं, तो समीकरण लिखते टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लागू होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का मतलब होता है कि शुरुआत में टोटल जितना द्रव्यमान था, बाद में उतना ही द्रव्यमान रहना चाहिए। शुरुआत में जितना द्रव्यमान, बाद में उतना ही तो रहना चाहिए, यही तो समीकरण कहती है, यही तो बैलेंस होगा। भाई मान करके चलो, ऐसा मैं कहूं कि भैया 2 आदमी लड़ रहे, लड़ते लड़ते एक का शरीर ही गायब हो गया, दूसरे मतलब लड़ते लड़ते एक का शरीर गायब हो गया, पॉसिबल है क्या? है गुरुजी, काहे को हवाई फायर मार रहे हो खामोखा? जब 2 आदमी लड़ रहे हैं तो मर भी जाएगा तब भी शरीर तो वहीं रहेगा, लेकर तो ना जाएगा। वही काम है कि बेटा शुरुआत में जब वो अभिकारक के रूप में है, तो इसका टोटल कुल द्रव्यमान जितना रहने वाला है, वो द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए। तो इसी को बैलेंस करने के लिए
इसी को संतुलित करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे और उस मेथड को आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहां चीजें देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे है, क्या है। देखो यहां हाइड्रोजन के बेटा कितने हैं टोटल। देखो अणु की बात करें तो अणु तो बेटा यहां पे कितने हैं, अणु तो 2 हैं। पहले समझेंगे अणु किसको कहेंगे और परमाणु किसको कहेंगे। समझो बेटा हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना बच्चे। हाइड्रोजन के परमाणु की बात करूंगा मैं, पहले तो किसकी बात करूंगा, परमाणु की। परमाणु का मतलब होता है उसका छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटा रूप कितना होगा, एच होगा। हाइड्रोजन को एच से लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो तो है एच, लेकिन अणु किसको कहेंगे। अब अणु की बड़ी समस्या साहब, अणु क्या चीज है, कैसे बताएंगे अणु क्या है। अब सुनो, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कोई भी यौगिक या कोई भी आप पदार्थ कह सकते हैं, जिस रूप में या जिस अवस्था में पाया जाएगा और उस अवस्था का छोटे से छोटा रूप, अवस्था का छोटे से छोटा रूप अणु कहलाएगा। जैसे साहब हाइड्रोजन जो है ना, प्रकृति में मुक्त रूप में गैस के रूप में पाया जाता है। गैस किसके रूप में, गैस के रूप में, और ये कभी अकेला नहीं पाया जाता। जब ये गैस के रूप में पाया जाता है तो इसका जो परमाणु है वो 2 परमाणु एक साथ होते हैं बॉन्ड के साथ में, यानी कि एक ने उधर से रस्सी पकड़ रखी है, एक ने इधर से रस्सी पकड़ रखी है, दोनों एक साथ जुड़ करके चलते हैं। भाई हम साथ साथ हैं, जय वीरों की जोड़ी कोई तोड़ नहीं सकती बसंती। समझ रहे हैं बात को, ये है। तो इन जय वीरों की जोड़ी को बसंती तोड़ नहीं सकती। जब बसंती तोड़ नहीं सकती तो फंडामेंटल जो तुम्हारा वो बना है स्ट्रक्चर, जो संरचना बनी है, मूलभूत संरचना, उसी को अणु कहेंगे। तो यहां पे बनती है वो H2, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं हाइड्रोजन गैस का। यही काम ऑक्सीजन के लिए होती है कि जी यही काम हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए करने वाले हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्या होगा, तो बेटा ऑक्सीजन का परमाणु, परमाणु का मतलब है जो स्वतंत्र है। भाई ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित कर रहे हो, ओ से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अणु कैसे बनाओगे, तो अणु बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में गैस के रूप में पाई जाती है और ये जो गैस होती है इसके 2 अणु एक साथ मिलकर के होते हैं। तो भैया हमने इसको लिखेंगे O2। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन मुक्त अवस्था में जब पाई जाएगी तो वो Cl2 की फॉर्म में पाई जाएगी, यानी कि क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनाता है। अब कुछ इसी तरीके से मैं बात करूं और आगे की, जल की, किसकी बात करेंगे बेटा, जल। सार्वभौमिक विलयन ये है जी, विलेय कहेंगे या विलयन कहेंगे, है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, कहे टेंशन ले रहे हो। जल सार्वभौमिक ये है। अब एक बात करो, इसका परमाणु तो बना नहीं सकते, फिर आप क्या परमाणु बना सकते हो, नहीं बना सकते साहब। अणु बनाने के लिए एक से ज्यादा परमाणु की जरूरत होती है अणु बनाने के लिए। अणु का मतलब होता है बेसिक, यानी कि मूलभूत संरचना जो कि बॉन्ड यानी कि बंध के द्वारा बनाई जाती हो, बंधों से बनाई जाती हो। अब इसमें क्या बनाएंगे कि HO। हालांकि इस तरीके की संरचना होती नहीं, बस मैं वैसे बता रहा हूं, इस तरीके से नहीं होती है, इसकी संरचना कुछ अलग होती है, इस तरीके से होती है। H ये है वो जल, यानी कि जल का जो मूलभूत संरचना होगी, जो छोटी से छोटी से छोटी से छोटी इकाई होगी जल की, उसको इस तरीके से लिखेंगे जिसमें कि एक तो ऑक्सीजन का अणु रहेगा, अणु का मतलब परमाणु कह लो, है ना, एक तो ऑक्सीजन का परमाणु और 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के बनाएंगे। तो जल का जो अणु आएगा वो निकल करके आएगा H2O। ये जल का अणु है बेटा, जल का परमाणु कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु अकेला रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। अणु के लिए 2 या 2 से ज्यादा परमाणु होने चाहिए। यहां पे 2 हाइड्रोजन के परमाणु, यहां पे 2 ऑक्सीजन के परमाणु, यहां पे 1 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बनाता है। इसी तरीके से मैं बात करूं कि जी सल्फ्यूरिक एसिड, किसकी बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणु होता है वो ये होता है H2SO4। इसको बनाने के लिए, अब इसको बनाने के लिए कितने परमाणु की आवश्यकता पड़ी, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिलकर के
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सारी इक्वेशंस वही हैं जैसे कि NH3 प्लस HCl। तो भैया N का तो N एक ही रहने वाला है, H 3 है, एक H है, तो टोटल H हो गए 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, Cl का एक परमाणु है। Na के 2 परमाणु, Cl के भी 2 परमाणु, तो यहां पे क्या बनेगा, ये HCl हो गया भाई, बाई मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना आप, एक मिनट मैं इसको मिटा ही देता हूँ भाई, ज्यादा सही है। इसको मैं ऐसे लिखेंगे 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, देखो Na के भी 2 हो गए, Cl के भी 2 हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। PCl5 को मैं लिख सकता हूँ PCl3, जहां पे क्लोरीन के 5 परमाणु थे, वहां पे मैंने 3 परमाणु अलग कर दिए, 2 परमाणु अलग कर दिए, ताकि ये तो गैस की फॉर्म में निकल जाएगा और ये हमारे पास में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे कि किन किन तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, कितने तरीके अपने पास में हैं। तो बेटा देखो, समीकरण को संतुलित करने का मतलब यही है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर रखना, इधर भी और इधर भी। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत यही हमें इजाजत देता है। ठीक है, देखो कैसे सब, इसके कई तरीके हैं, 4 तरीके। 4 में से हमें सिर्फ पहला तरीका डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेटा यही है, तो फालतू का हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड में हम बोर्ड को फोकस करके चल रहे हैं। ज्ञान के बारे में तो फिर कभी बात करेंगे फुर्सत में। ठीक है, देखो इसको डिस्कस करना है, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि में होगा क्या? जांच एवं त्रुटि विधि में कुछ इस प्रकार से होगा मेरे बच्चे, कि यहां पे जैसे मानकर चलो मैंने कोई एक वो लिखी है, Ca, कैल्शियम और ऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का O तो गलत लिखा है ना मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त रूप में ऐसे पाई ही नहीं जाती। ऑक्सीजन पाई जाती है मुक्त रूप में O2 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? O2 की फॉर्म में। अब ये तो दोनों अभिकारक मिलकर के जो उत्पाद देंगे, वो उत्पाद क्या होगा साहब? ऐसा तो है ही कि जी CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए आप यहां पर देखेंगे, यहां पे तो 2 है, यहां पे तो एक ही रह गया ऑक्सीजन का। कैल्शियम का एक था, कैल्शियम का एक है, कैल्शियम तो सेटिस्फाइड है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का एक है। सर कुछ गड़बड़ है। अच्छा एक काम करो साहब, यहां पे मैं 2 लगा देता हूं, तो ऑक्सीजन के तो 2 पूरे हो गए, लेकिन अब सर कैल्शियम गड़बड़ हो गया। तो कैल्शियम के कितने हैं? एक है, वहां पे 2 हैं, यहां पे कितना? एक है, तो यहां पे 2 कर लो, बात बन गई, हो गई सेटिस्फाइड। लेकिन सर क्या तरीका लगाएं, मेथड क्या है? बेसिक ही फंडा नहीं पता अपने को, करेंगे कैसे? हम बताते हैं दोबारा से, एक एक चीज पे फोकस करना। मैंने मान लो कुछ लिखा नहीं, कोई भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन देखो, मैं तुम्हें इसी इक्वेशन से बताता हूं, यहां पे कुछ इक्वेशन से लिखी है, इनको सेटिस्फाइड करना है। तो इसमें तरीका क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनना। किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण में हमें उस परमाणु को देखना है जिसकी संख्या सबसे कम हो। परमाणु को देखना, अणु को नहीं देखना। हमें वो परमाणु देखना है अभिकारक में जिसकी संख्या सबसे कम हो। इस समीकरण में अभिकारक में यहां पे सबसे कम संख्या H की भी है और Cl की भी है, यानी कि H भी एक है और Cl भी एक है। तो सबसे पहले मैं इसी को ही संतुलित करूंगा। यहां पे H का एक है, तो क्या दोनों साइड में H, यानी कि इस साइड में भी H के एक हैं? नहीं, H के कितने? 2। तो बेटा H को बैलेंस करने के लिए, यानी कि संतुलन में लाने के लिए, मुझे यहां पे करना पड़ेगा 2 की मल्टीप्लाई। H तो बैलेंस हो गया, लेकिन Cl के कितने हो गए बेटा? 2। 2Cl हो गए ना, 2HCl है, तो Cl के भी 2 हो गए। अब Cl के 2 हैं क्या इधर? हाँ जी बिल्कुल है, डन है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और है साहब, यहां पे O2 आ रहा है लिखा हुआ, O2 आ रहा है ना, यहां पे तो सिर्फ एक ही O है, तो क्या करें फिर? बेटा यहां गड़बड़ करनी पड़ेगी थोड़ी सी, H2H2O बन जाएगा, है कि नहीं? ना बन रही बात? सर हमें इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं आता, हम तो सिंपल से करेंगे। सर फिर दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैसे? ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के इस बार 4 हो गए, हमने तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी थी, तो मैं तो काटते ही रह जाऊंगा ऐसे। मैं नहीं खेल रहा ऐसे, ऐसे नहीं करना, परेशान नहीं होना, मेरी बात समझो। मैंने कुछ लिखा नहीं, बस एक फंडा याद रखना है।
जिस परमाणु की संख्या सबसे कम सबसे पहले वही, उसी को बैलेंस करना है। फिर से भाई H कम, यहाँ पे 2 मैंने लिखा जी 2 है H, अब Cl के 2 हो गए, Cl के 2 बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। तो एक काम करता हूं बेटा, मैं आधा लिख दूं, कोई दिक्कत तो ना, आधा कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे, आधा कर दिया, 2 का आधा 1 होता है, यानी कि 1 उधर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सेट है मामला। लेकिन इसको ऐसे लिखें, अच्छा लगेगा ना लगे, ऊपर साहब 1/2 का एलसीएम, गणित वाला तरीका अपना लो। कैसे करना है, एलसीएम ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक काम करो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, 2 दूनी 4, यानी कि आप इसको लिखोगे 4HCl प्लस इस 2 की यहां पे एलसीएम लिया तो 1 ही बचा, यानी कि O2, फिर इसको लिखोगे। अब इस 2 को इधर भी तो पहुंचाना, बिल्कुल पहुंचाओगे एलसीएम लेने के लिए, तो 2 गया इधर, यानी कि 2H2O प्लस इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करी 2Cl2, बन गई जी इक्वेशन, सेटिस्फाइड है, चेक कर लो, देख लो, H के 4 H के 4, Cl के 4 Cl के 4, O के 2 O के 2, सेटिस्फाइड है। आसान तरीका बताया, एक ही बार में बिना पेन के, बिना करेक्शन के हो जाएगा। दोबारा से समझ लेते, अभी समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से समझ लेते। दोबारा से कैसे समझेंगे, फिर से यहीं से उठा लेंगे। सबसे पहले उस परमाणु को उठाना है जिसकी संख्या कम हो। Cu, देखो H के 2 हैं, S के भी 2 हैं, O के 8 है, तो हम सबसे पहले Cu का उठाएंगे, क्योंकि Cu का 1 है। कितना है Cu का 1, सेटिस्फाइड है क्या, Cu का 1, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाइड है, ऑल वेल सेटल्ड है। अच्छा, उसके बाद S की बात करेंगे। S के कितने 2, S के यहाँ पे कितना है 1, तो ये रहा 1, ये रहा 2, हो गए S के भी 2 हैं, सेटिस्फाइड ऑलरेडी। अब बारी आती है H की, H के कितने 4, 2 यहां 2 ये 4 हो गए ना टोटल। H के 4 आने चाहिए, क्या H के 4 है, नहीं है साहब। यहां पे करना क्या है, तो बेटा मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर। अब H के हो गए 4, क्योंकि 2 2 4। अब साहब ऑक्सीजन के साथ वहां गड़बड़ हो गई है, अभी रुक जाओ, अभी यहीं से देख लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। देखना जरा टोटल कितने हैं, 4 4 और 2 6, 6 और 2 8, सेटिस्फाइड है। यानी कि इसकी बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री बैलेंस्ड इक्वेशन ये बनेगी। समझ में आ गई बेटा कि नहीं है, अगर नहीं आई तो अभी भी मुझे कमेंट करके बता दो कि सर समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा से बता दूंगा एक शॉर्ट बना करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगली चीज देखते हैं यहाँ पे कैसे करना बैलेंस। बेटा के 1 है, Cl का 1 है, O के 3 है, बैलेंस सभी को करना है। अच्छा बात करते हैं, देखो सब के 1 है, ठीक है, Cl का 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे सब ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे सिंगल अकेला है। तो एक काम करो ना, यहां पे मैं ऐसे करके लिख दूं। अच्छा एक बात सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये जो आपने 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करी है, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, यहां पे नीचे ऐसे, क्या ऐसे करना गलत है, ऐसे करना गलत है क्या साहब। आप जब परमाणुओं की संख्या को बदल रहे हो ना, तो सिर्फ परमाणुओं की संख्या में ही बदलाव करेंगे, बस इतनी सी बात याद रखना। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे इस तरीके से, अभी जब अपने लिए स्वतंत्र होंगे करने के लिए तब की बात। अच्छा यहां पे बात देखें, के MnO4, ये सारी पूरी झगड़ा जो भी है, इसको बैलेंस करते हैं, एक बार समीकरण को संतुलन करके देखते हैं ना, होता कि नहीं होता है? के 1 है, इस आगे की इक्वेशन में के एक बार यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेट है। Mn एक बार रिपीट हो रहा है, Mn एक बार ही रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी दोनों सेट है। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 अकेला है। Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl अकेला है, तो बेटा एक काम करता हूं, मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2HCl, H के भी 2, H के 2, Cl के 2, Cl के 2, लेकिन बेटा यहाँ पे Cl के 2 और हैं फालतू, अब दिक्कत आएगी साहब। तो एक काम करते हैं, और वो काम क्या करेंगे साहब, Cl के कितने थे, 1 2, कितने हो गए, 2 और 2 4 और 1 5, टोटल 5 हैं Cl के। तो जी लो साहब, हमने 5 कर दिए Cl के, कोई दिक्कत तो ना हुई।
Cl बैलेंस कर दिया मैंने, अब H डिसबैलेंस हो गया, H डिसबैलेंस है, अब H को भी बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? H के 5, 2 तो यहां है ही है, अब ऐसा तो कर नहीं सकते भाई, 2 की तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन अभी एक H बचा हुआ है, अब उसको कहां पे बैलेंस करना है देखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, बस आपको यहाँ पे छोटा सा काम करना है। ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, ज्यादा बेहतर है। कितना आएगा? ऑक्सीजन को जब आप बैलेंस करोगे तो 4 लेकर आना, तो 4 की मल्टीप्लाई वहां करनी पड़ेगी, यानी कि मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे करता हूं 4, ऑक्सीजन के 4 हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है कितनी? 1 है, अकेली 1 है, 8 बनाऊंगा तो बेटा Cl गड़बड़ हो जाएगा, अब Cl को भी बैलेंस करेंगे बाद में फिर। चलो जी आ जाओ, तो पहले H को ही बैलेंस कर लेते हैं। H के होगी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 8 HCl। अब Cl के 8 हो गए तो 2 तो यहाँ रहे, इसमें मैं छेड़ नहीं सकता क्योंकि Mn है, Mn अकेला है, वो बैलेंस है ऑलरेडी, तो Cl2 8 हो गए, बना 2 हो गए, यहाँ पे 8 बनाने हैं टोटल, एक Cl यहाँ पे आएगा, K को मैं छेड़ नहीं सकता, K का भी एक ही है, अकेला जो Cl2 है वहां पे मुझे चेंजेस करने हैं, तो टोटल हो गए 3 और 2, 2 और 1 3, और 8 बनाने हैं। अब इसको भी हमें फिर यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, भाई मुझे नहीं लगता कि बैलेंस हो पाएगी इस हिसाब से तो। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं आपके लिए छोड़ दूं, सही रहेगा? पक्का? कमेंट में बता देना। चलो मैं इस पे काम करता हूं साहब। हैं साहब, ऐसे इक्वेशन जिस पे आप अटक गए हमें दे रहे हो? अटका नहीं हूं, मैंने अटकाया है जानबूझ के। सुनो, NH4Cl CaOH का होल ट्वाइस, अब इसमें बैलेंस करनी चीजें अपने आप को। सबसे पहला काम, Ca अकेला कोई दिक्कत नहीं है, Cl वहां पे 2 है, यहाँ पे बेटा 1 है, मैंने इसको करना है 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि Cl 2 हो गए, Cl के 2 हो गए, Ca ये बैलेंस हो चुका है, यानी कि मेरे पास में ये चीज बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 को बैलेंस करना है, सब N यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे N के 2 हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई तो वहां करनी ही पड़ेगी, हो गई कोई दिक्कत नहीं है, 2NH3 हो गया। अब H के कितने हो गए उधर? H के बनेंगे 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ पे कितने H के? 4 दूनी 8, और H यहाँ भी 2, 10 है यहाँ पे H के, वहां पे कितना है? 8। बैलेंस करने के लिए काम करता हूं, 2 की मल्टीप्लाई यहां कर लेता हूं, सब चीज बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, H के 10, H के 3 दूनी 6, और 6 और 4 10, हाइड्रोजन के भी 10 हो गए, Ca का 1, Ca का 1, Cl के 2, Cl के 2, सब चीज बैलेंस है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, और ये आपके लिए होमवर्क में मैंने छोड़कर रखा है, आप इसको एक बार करिए, अगर तब भी समझ में ना आए तो फिर हम उसको बताएंगे, ठीक? अगर आपको, अब इसमें एक चीज और, हम बात करेंगे मोल संख्या ज्ञात होने पर उनके द्रव्यमानों की गणना, बस ये काम और करना, एक छोटा सा काम है। जैसे कि मैं बात करूं N की, NH NH या ये सारी चीजें जो भी है ऑक्सीजन का, इनकी बात करते हैं, मोल की कैसे निकालनी है कि इनके द्रव्यमानों की संख्या की गणना कैसे करनी है। सब इनका जो भी नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं जिसको, वो सीधा सीधा लिखना है, और उसका याद रखना वो ग्राम में दिया हुआ होता है। किस में दिया हुआ होगा? ग्राम में। तो N के लिए आप यूज करेंगे 7 का होता है 14, 14 ग्राम, तो ये होगी। हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हाइड्रोजन के? टोटल 4, तो 4 गुणा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, टोटल 4 परमाणु है तो 4 आ गया। अब ये NH4 का टोटल का 2 है, यानी कि 2 अणु है इसके, तो मैंने इसके लिए लिख दी गुणा 2, प्लस सल्फर 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 या 33 के आसपास इसका द्रव्यमान होगा। और ऑक्सीजन का मैंने लिखना है कि भाई ऑक्सीजन कितनी आएगी, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, और 16 में 4 की गुणा, इस तरीके से अब आप इनको सॉल्व करके लिख लेंगे। इसका बता के चलता हूं, नाइट्रोजन है 7, 7 दूनी 14, 14 का यानी कि आप 15 ही होता है, पर आप 14 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में
हाइड्रोजन का एक परमाणु की द्रव्यमान होता है एक, कितने मोलिक्यूल हैं, कितने अणु हैं उसके, परमाणु टोटल 3, तो 3 एकम 3 और 14 और 3 आप लिखेंगे यहां पर 17, ये इसका वो हो गया। लेकिन इसके 2 मोल की बात कर रहा है, 2 मोल का मतलब है भाई साहब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसका मतलब इतना है बस। तो भैया 17 गुणा 2 कितना आया 34, कि जी इतने ग्राम आया है, कितना आया है ग्राम में, मैंने आपको बताया ग्राम में ही आएगा। अच्छा जैसे इसकी बात करें, सोडियम 11 दूनी 22 यानी कि 23 इसका वो होता है, परमाणु द्रव्यमान 23 गुणा 2 इसके खुद के अणु यानी कि परमाणु इसके 2 हैं, प्लस सल्फर का 33, ऑक्सीजन का 16 और 4 है ऑक्सीजन के, तो 16 चौका 64, इनको जोड़ लेना, 23 दूनी 46 प्लस 33 प्लस 16 चौका 64, 46 और 64 जोड़ने पर कितना बनेगा 110, 110 में 33 जोड़े कितना बना 143 ग्राम। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ये आप घर से कर लेना होमवर्क में, इसको आगे का सॉल्व कर लेना होमवर्क में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार जरूर से पूछना है, बताना है, डिस्कस करना है। तब तक आपसे मिलते हैं फिर सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।